तो अगर न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। लेकिन यह हस्तक्षेप जो है किस भावना से होती है? लोक कल्याण की भावना से। नमस्कार, आपके अपने चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यायिक सक्रियतावाद का पॉलिटी का एक चैप्टर लेके आए हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था न्यायिक समीक्षा, उनके क्या लाभ हैं, क्या उनसे हानि है, उनके पक्ष में तर्क दिया था, उनके विपक्ष में तर्क दिया था, उनको समझने की कोशिश की। और यही नहीं, न्यायिक समीक्षा का हमारे जो है न्यायपालिका का जो सुदृढ़ रूप से चलाने की जो शक्ति है उसमें कितना बड़ा हाथ है, यह हम बखूबी जान सकते हैं पिछले वीडियो को देख के। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें, उसके बाद न्यायिक सक्रियतावाद आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं न्यायिक सक्रियतावाद। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। न्यायिक सक्रियतावाद जो है जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ से शुरू हुआ, ये है क्या, इनके बेसिक रूप को देखते हैं हम। इसके बाद आगे हम इनके अन्य रूप को देखेंगे कि इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, और अगर इनमें कुछ कमियां हैं तो इनको दूर कैसे की जा सकती है, और इनकी सीमाएं क्या हैं। क्या न्यायपालिका को न्यायिक सक्रियतावाद का जो एक अनुशंसा दिया गया है, क्या वो फायदेमंद है न्यायपालिका के दृष्टि से या नहीं, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है अवधारणा कहाँ से ली गई है। यह अमेरिका से आया है। कहाँ से? अमेरिका में एक आर्थर सेलिंसर जूनियर नामक व्यक्ति ने इसे दिया था 1947 में। न्यायिक सक्रियतावाद यह क्या है? न्यायिक समीक्षा का विस्तार है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था न्यायिक समीक्षा, तो उसी का ये क्या है? एक्सपेंशन है। न्यायिक समीक्षा क्या है कि अगर कोई कानून संसद बनाती है या कोई कार्यपालिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा अगर कोई कानून बनता है या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश पारित होता है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है या किसी अन्य रूप से संविधान के जो मूलभूत ढांचा है उनको ठेस पहुंचाती है, तो न्यायिक समीक्षा के तहत न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पावर नहीं दी गई न्यायिक समीक्षा की, तो उससे वो निरस्त कर सकता है, शून्य कर सकता है। उसी का क्या विस्तार है? न्यायिक सक्रियतावाद, जिसको हम देखते हैं भारत में इसका आगमन कब हुआ था? 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। और जब अमेरिका में पहली बार कब आया था? 1947 में। तो भारत में इसका जो है डी.ए. देसाई, न्यायमूर्ति जस्टिस डी.ए. देसाई के द्वारा इसका आगमन हुआ था, और जिसे बढ़ाया था किसने? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। तो पी.एन. भगवती ने इसका विस्तार कैसे किया था? तो अनुच्छेद 14 का विस्तार करके। किसका? अनुच्छेद 14 में एक्सपेंशन करके, जैसा नीचे बता चुका हूं, पी.एन. भगवती ने न्यायिक सक्रियतावाद को बढ़ावा दिया भारत में। अब इसका आशय हम समझते हैं। इसका आशय क्या है न्यायिक सक्रियतावाद का? नागरिक के अधिकारों के संरक्षण, मतलब हमारे जो सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन, उनके संरक्षण तथा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि न्यायिक समीक्षा हुआ, अगर मान लीजिए किसी ने कोई कानून आया उसको चेंज किया, इसमें क्या है कि न्यायपालिका खुद आगे बढ़कर आपको जो है न्याय के जो हमारे सिटीजन हैं, नागरिक, उनका जो अधिकार है, मौलिक अधिकार या सामाजिक न्याय, उनका कहीं हनन हो रहा है तो वो खुद न्यायपालिका आगे बढ़कर उसमें वर्क करती है, एक्शन लेती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का पालन करवाना या पालन करने के लिए बाध्य करना ही न्यायिक सक्रियतावाद है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पीआईएल है। पीआईएल आगे के क्लास में हम देखेंगे, पीआईएल के बारे में डिटेल से जानेंगे। पीआईएल एक बहुत ही बड़ा हथियार है, किसके लिए? न्यायिक सक्रियतावाद के लिए। नीचे मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, अनुच्छेद 14 का एक्सपेंशन किसने किया था? पी.एन. भगवती। किसने? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने किया था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं अन्य पॉइंटों को। तो चलिए देखते हैं हम इनके अगले बिंदुओं को। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता को समझते हैं कि ये है क्या। हमने इसके कुछ बिंदुओं को पहले ये देखा है, उसके बाद इसको हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, न्यायिक सक्रियता बढ़ने के कारण क्या है, न्यायिक सक्रियता की मांग इतनी क्यों हुई, और न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क
उसके बाद हम देखेंगे विपक्ष में तर्क, और लास्ट में हम इनका निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें ज़्यादा फायदा है या नुकसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता है क्या। तो यहाँ पे लिखा गया कि आमतौर पे न्यायपालिका कौन सी हो गई, यानी कोर्ट। तो कोर्ट में किनको अधिकार मिला हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये अधिकार नहीं मिला है। तो अगर न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर जाकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। लेकिन यह हस्तक्षेप जो है किस भावना से होती है, लोक कल्याण के भावना से। ऐसा नहीं कि पर्सनली अगर कार्यपालिका के किन्हीं कार्यों को न्यायपालिका पसंद नहीं करती है तो उसे बदल देगी, नहीं। अगर उससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या लोक कल्याण जो राज्य की हमारी छवि है, देश की धर्मनिरपेक्षता, इसको अगर कहीं ठेस पहुंचती है तो जाके न्यायिक सक्रियता के रूप में वो अपना कदम उठाएगी न्यायपालिका। तो आप समझ गए कि न्यायिक सक्रियता क्या है, कि जब सीमा से बाहर जाके न्यायपालिका जो है कोई कदम उठाती है और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। तो विधायिका का कार्य क्या है, कानून बनाना संसद में या विधायिका में, और कार्यपालिका का क्या है, कोई आदेश पारित करना। तो इन दोनों में हस्तक्षेप करने को न्यायिक सक्रियता कहते हैं, अगर ये लोक कल्याण के भावना से की जाती हो तो। इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं, भारत में जो है इसका आगमन कब, जनहित याचिका, किसके, जनहित याचिका के माध्यम से हुआ था, PIL के माध्यम से हुआ था, YB चंद्रचूड़ के जी इन्होंने इसे किया था। उसके बाद इसे आगे किसने बढ़ाया, जस्टिस PN भगवती, जिसने हम पिछले चैप्टर में बता चुका हूं, PN भगवती ने इसे दिशा दी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता बढ़ने के कारण क्या है। तो लोक कल्याण राज्य के प्रति न्यायपालिका की जिम्मेदारी, हमारे देश की जो है छवि कैसी है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की है। ये एक समाजवादी या पूंजीवाद देश नहीं है। यहाँ पे क्या है कि लोगों के कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसके लेके लोक कल्याण राज्य के प्रति जो है न्यायपालिका की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए न्यायपालिका को खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाना पड़ता है न्यायिक सक्रियता के तहत। उसके बाद विधायिका एवं कार्यपालिका की शिथिलता, किसकी, विधायिका और कार्यपालिका। तो शिथिलता इसलिए हम इस मायने में कह सकते हैं क्योंकि अगर विधायिका और कार्यपालिका अगर अपने कार्यों को सही से करे तो न्यायपालिका को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, तभी न्यायपालिका उनको रोकती है। तो उनकी शिथिलता भी एक बहुत बड़ा कारण है न्यायिक सक्रियता बढ़ने में। नेक्स्ट देखते हैं कि जनता का जो विश्वास है न्यायपालिका पे ज्यादा है। न्यायपालिका यानी कोर्ट को जो है, न्यायालय को जो है भगवान का घर मानते हैं, उनके निर्णय को जो है भगवान का आदेश मानते हैं। तो जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति इतना है, इसलिए भी न्यायपालिका को अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं, अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। उसके बाद न्यायपालिका को मौलिक अधिकार का संरक्षक भी माना जाता है। जो हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी गई है, इसलिए भी वो न्यायिक सक्रियता में इतनी भागीदारी निभाते हैं। अब हम न्यायिक सक्रियता में इनके पक्ष में तर्क देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के होने से क्या फायदे हुए हैं, ये क्यों होना चाहिए, ये करके। तो सबसे पहला, कार्यपालिका तथा विधायिका को कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है। कार्यपालिका आपका जो हो गया ऑफिसर्स जो भी हैं अपना जो कार्य करते हैं, और विधायिका जो है आपके जो MLA MPs हो गए विधायिका में आते हैं। तो इन दोनों को हस्तक्षेप के थ्रू क्या करते हैं, कर्तव्य के प्रति जागरूक करते हैं। अगर वो कहीं गलत दिशा में जाते हैं तो उनको रोकते हैं और उनको सही करते हैं। तो ये पहला आपका हो गया एडवांटेज न्यायिक सक्रियता का। दूसरा, न्याय आधारित विकास को बल। अब इसको हम समझते हैं कि जैसे न्याय आधारित विकास कैसे हो सकता है। विकास के लिए अगर मान लीजिए कि किसी गांव के थ्रू जो है एक हाईवे जा रही है तो विकास है, हमारे देश में विकास होगा, रोड बनेंगे तो विकास होगा, या बिजली जा रही है विकास होगा। लेकिन उसके लिए किसी गरीब को उजाड़ के जबरदस्ती नहीं आप हटा सकते हो, उनको एक उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनको एक अलग जगह जाने की जगह प्रदान किया जाएगा, उनको रहने बसने का एक अमाउंट उचित मिलेगा। तो वो क्या है कि जस्टिस पे विकास, न्याय देते हुए विकास। ऐसा नहीं कि विकास के नाम पे जो है आप जबरदस्ती किसी को हटा दिए, किसी को बर्बाद कर दीजिएगा। इसके लिए न्यायपालिका जो है कदम उठाती है और इसको क्या कहते हैं, न्याय आधारित विकास। जस्टिस, डेवलपमेंट के साथ जस्टिस। न्यायपालिका पे विश्वास बढ़ा है, किस लिए, न्याय सक्रियता जो बढ़ाई। तो न्यायिक सक्रियता से क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि कोर्ट में कोई केस आया, न्यायपालिका जो है, न्यायालय जो है उस पर डिसीजन देती थी। अब क्या है कि
वो खुद भी आगे बढ़ के सक्रियता दिखाते हुए किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इससे क्या है कि लोगों का न्यायपालिका पे और भी विश्वास बढ़ा है। दूसरा है, नेक्स्ट देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य को बल मिला। इसकी छवि मजबूत हुई कि भारत जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें जो है लोगों के हित की बात ज्यादा होती है, विकास से ऊपर भी लोगों के हित को रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीआईएल के माध्यम से गरीबों तक न्याय की पहुंच। तो पीआईएल क्या है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पीआईएल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जिसका जो है पीड़ित पक्ष से कोई संबंध ना हो, वह भी एक पत्र लिखकर उसके लिए न्याय की मांग कर सकता है। पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई तकलीफ है तो हम ही कोर्ट जाएंगे, हमारे बदले कोई और नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमें अब कोई तकलीफ है, अगर कोई सामूहिक रूप से खास करके समाज की बात जब आती है, तो कोई भी व्यक्ति एक जो है पीआईएल दाखिल कर सकता है कि मात्र पत्र लिख के। तो इससे क्या हुआ कि गरीबों तक जो है सामाजिक न्याय की पहुंच बढ़ी है पीआईएल के थ्रू। यह भी एक न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है। पारदर्शिता को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला है। दूसरा, भ्रष्टाचार पर रोक लगा है। ये सब इसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इनसे नुकसान भी हुए हैं। क्या नुकसान हुए विपक्ष में, देखते हैं इनके तर्क के रूप में। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में टकराव बढ़ा है। अब जैसे कार्यपालिका विधायिका कुछ आदेश लाती है, कुछ कानून लाती है, तो और उसे न्यायपालिका चेंज कर देती है, तो उससे क्या होता है कि टकराव की स्थिति बन जाती है। अब जैसे मान लीजिए कहीं स्मार्ट सिटी बसाने का ऑप्शन आया, तो नगर निगम से पुलिस बल को आदेश मिला कि आप जाके उस झुग्गी झोपड़ी को हटाइए, कहीं झुग्गी झोपड़ी बसी हुई किसी शहर में, उसे हटाइए। न्यायपालिका क्या करती है, उसमें क्या संज्ञान लेते हुए उसे कार्य को रोक देती है। तो क्या होता है, टकराव की स्थिति बनती है एक दूसरे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। किस लिए? न्यायिक सक्रियता, क्योंकि वो अपनी कार्यसीमा से बाहर जाकर कार्य कर रही है, उसके पास कुछ ऐसा केस नहीं भी आएगा तो उसमें वो संज्ञान ले सकती है। दूसरा, न्यायिक अवमानना में भी वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि जब ये न्यायिक सक्रियता दिखाएगी तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे न्यायिक अवमानना होगी, क्योंकि वो उस चीज को नहीं मान रहे हैं, तभी तो वहां न्यायिक सक्रियता की जरूरत बढ़ी है। अगर कार्यपालिका और विधायिका अपना काम सही कर रहे हैं तो न्यायिक सक्रियता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीआईएल कई बार सस्ते लोकप्रियता का साधन बन गया है। सस्ते लोकप्रिय का साधन ये हम इसलिए कह सकते हैं कि अगर कोई केस जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं जिस मुद्दे में पीआईएल की, लोग क्या करते हैं, क्या कुछ लीडर पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि पीआईएल करके उससे सस्ते लोकप्रियता का माध्यम बना देते हैं, अखबारों में उसका प्रचार करते हैं कि पीआईएल किया, उसे खूब लोकप्रियता बटोरने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी न्यायपालिका पे बिना काम का बर्डन बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है। हमारे देश में ऐसे ही कई सारे केस पेंडिंग है, उसके ऊपर से ये पीआईएल जो है कई बार सस्ते लोकप्रियता का साधन बनता है, जो भी नुकसानदेह है। उसके बाद विशेषज्ञता के आधार पर कई बार जो है विशेषज्ञता के अभाव में कई निर्णय न्यायपालिका में भी अव्यवहारिक हो जाते हैं। होता क्या है कि ज्ञान तो ठीक है, लेकिन कई बार जमीन पे जुड़ी हुई कई मुद्दे जो हैं वो समय उनके विपरीत होती है, उसमें उनका डिसीजन जो है कई बार उल्टा पड़ जाता है, तो उससे भी नुकसान होता है। दूसरा, न्यायालय की जो अधिक सक्रियता है वो लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत है। लोकतंत्र की मान्यता क्या है कि लोकतंत्र के खंबे हो गए आपको न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, तो इन तीनों को बराबर काम बांटा गया अपना अपना। तो अब इसमें क्या है कि न्यायालय हस्तक्षेप करती है विधायिका और कार्यपालिका में, तो ये लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह सत्य है, इसने कई बार लोकतंत्र को मजबूती दी। किसने? न्यायिक सक्रियता ने। पर न्यायालय को भी संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए। ये सही चीज है कि न्यायालय जो है ये न्यायिक सक्रियता, ये न्यायिक समीक्षा के माध्यम से, पीआईएल के माध्यम से कई बार सामाजिक न्याय जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे तबकों तक पहुंचाया है, कई बार अच्छे मुद्दों पर संज्ञान लिया है, और इससे लोकतंत्र की, जैसे केशवानंद भारती मामला और अन्य मामले हुए, उसमें क्या केशवानंद भारती मामला से खास करके क्या हुआ कि बताया गया कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक ढांचा है, आप जो है कानून बना के, मतलब संसद को आप जो है कानून बना के उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दीजिए, ये चेंज नहीं हो सकता है। न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है न्यायपालिका के पास, उसे आप छीन नहीं सकते हैं। तो इनसे लोकतंत्र को मजबूती मिली है। लेकिन न्यायपालिका को भी क्या चाहिए कि वो अपनी सीमाओं में, जो संवैधानिक सीमा उनके द्वारा तय की गई संविधान के द्वारा, उसमें रह के कार्य करे, ताकि टकराव की स्थिति कम से कम बने। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं फिर कि न्यायिक सक्रियता में जो है मुख्य भागीदार कौन है, कौन कौन से समूह होते हैं, उनमें कौन कौन से पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, ये सारी चीज देखते हैं। आप देखिए